आज का पहला प्रश्न है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट नेक्सस संबंधित है किससे? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से, सीमा पार त्वरित खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने में, या फिर साइबर सुरक्षा संबंधी उपायों को बढ़ाने से, या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का समर्थन करने से। तो कौन सा जो है वो सही है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, ठीक है, बी ऑप्शन, सीमा पार त्वरित खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है कई देशों के घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने की एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई को मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के एफपीएस यानी यूपीआई को एफपीएस से जोड़ा जाएगा और इसका अन्य देशों के साथ विस्तार होने की संभावना है। प्रोजेक्ट नेक्सस की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी बीआईएस ने की थी। यानी बीआईएस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा विकसित की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर त्वरित भुगतान प्रणालियों के बीच कनेक्टिविटी को मानकीकृत करना है। इससे सीमा पार भुगतान सरल हो जाएगा और लेन देन जो है वो 60 सेकंड में पूरा हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म नेक्सस के माध्यम से एक ही कनेक्शन के द्वारा सभी अन्य देशों से जुड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे त्वरित सीमा पर भुगतान की वृद्धि में तेजी आ रही है। अगला प्रश्न है कि सूरत विभाजन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और विभाजन का मुख्य कारण राजनीतिक संघर्ष के तरीकों को लेकर मतभेद का होना था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि सूरत विभाजन जो है वो 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी घोष ने की थी। नौरोजी ने 1906 नहीं बल्कि 1907 की नहीं बल्कि 6 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जहां कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों को अपनाया था। इस बहिष्कार आंदोलन को गर्मपंथियों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन नरमपंथियों ने इसे चेतावनी के रूप में देखा। सूरत विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो गुटों के बीच विभाजन को चिन्हित कर दिया। उदारवादी वो लोग थे जिन्होंने संवैधानिक उपायों के माध्यम से धीरे धीरे सुधारों में विश्वास करते थे, और उग्रवादी या गर्मपंथी उन्हें कहते थे जो बहिष्कार और स्वदेशी जैसे अधिक प्रत्यक्ष और आक्रामक पद्धतियों के पक्षधर थे। इसलिए पहला कथन जो है सही नहीं है। विभाजन का मुख्य कारण राजनीतिक संघर्षों के तरीकों को लेकर गर्मपंथियों के बीच मतभेद था। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में गर्मपंथियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अधिक प्रत्यक्ष की कार्यवाही की मांग की थी। इसलिए दूसरा कथन जो है वो पूर्णतः सही है। गर्मपंथी चाहते थे कि 1907 में का अधिवेशन जो है वो नागपुर में आयोजित किया जाए और तिलक या लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया जाए, और साथ ही इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में प्रस्ताव पारित किया जाए। जबकि नरमपंथी चाहते थे कि अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए और किसी भी हालत में तिलक को अध्यक्ष न बनने दिया जाए। उन्होंने मेजबान प्रांत के नेता को कांग्रेस के अध्यक्ष न चुने जाने की वकालत की, क्योंकि सूरत उस समय तिलक के गृह प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था। इसके बजाय उन्होंने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की। इस समय दोनों पक्षों ने ही अड़ियल रुख अपनाया था और समझौते की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। इन स्थिति में विभाजन जो है अनिवार्य हो गया, क्योंकि इस समय कांग्रेस में नरमपंथियों का वर्चस्व था और उन्होंने ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज या सुशासन की मांग की। और
अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के संवैधानिक तरीकों से ही आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? पैम्फलेट का वितरण, बहिष्कार और धरना, पुस्तकालय और अध्ययन कक्षों का आयोजन, स्थानीय शासन के कार्यों में भाग लेना। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल तीन। 1915 में कांग्रेस पर नरमपंथियों का वर्चस्व था और ये स्थानीय स्तर की कांग्रेस समितियों को पुनर्जीवित करने और सितंबर 1916 तक शिक्षा प्रद प्रचार प्रसार कार्यक्रम शुरू करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही थी। इसीलिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग नामक अपना स्वयं का संगठन शुरू किया और होम रूल लीग का अभियान मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीय जनमानस को स्वशासन अर्थात होम रूल के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। इसने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने पिछले सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया और भारत के राजनीतिक रूप के पिछड़े जैसे गुजरात तथा सिंध तक अपनी पैठ बनाई। आंदोलन का उद्देश्य पुस्तकालयों, अध्ययन कक्षों तथा जनसभाओं, सम्मेलन का आयोजन करके भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र, राजनीतिक विषय पर विद्यार्थियों की कक्षा का आयोजन, पैम्पलेट, पोस्टर कार्ड, पोस्ट कार्ड, नाटक और धार्मिक गीत जैसे माध्यमों से अपने प्रयासों को सम्मिलित किया। लीग ने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए कोष बनाया और धन एकत्रित किया, सामाजिक कार्यों का भी आयोजन किया और स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी निभाई। लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों से जुड़ने का प्रयास किया, इसलिए बहिष्कार और धरना को छोड़कर दी गई सभी गतिविधियां जो हैं वो होम रूल लीग की विशेषताएं थी। मतलब कि बी ऑप्शन को छोड़कर बाकी जो हैं होम रूल लीग की विशेषताएं थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है 1931 के सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया। 3.5 वर्ष तक चले इस मुकदमे पे मुजफ्फर अहमद, एम.एस. डांगे, शौकत उस्मानी को दोषी ठहराया गया और इस मुकदमे को विश्व भर में प्रसिद्धि मिली, लेकिन श्रमिक वर्ग का आंदोलन कमजोर हुआ। परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस मामले का वर्णन किया गया है? कानपुर बोल्शेविक केस, बॉम्बे टेक्सटाइल हड़ताल केस, चटगांव शस्त्रागार छापेमारी केस या मेरठ संयंत्र? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मेरठ संयंत्र। मेरठ संयंत्र केस जो है ये 1929 को हुआ था। ठीक है, 1929 मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उनको मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। इन गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकांश श्रमिक आंदोलन और ट्रेड यूनियन के जाने माने नेता थे। 3.5 साल तक चले इस आंदोलन के मुकदमे के बाद मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, जोगलेकर, फिलिप स्प्रॉट, ब्रेन ब्रैडली, शौकत उस्मानी को दोषी ठहराया गया। इस मुकदमे के लिए मेरठ को सोच समझकर चुना गया था। अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य ज्यूरी ट्रायल से बचना था। इस मामले की सुनवाई बॉम्बे और कलकत्ता, जो कम्युनिस्ट गतिविधियों के दो प्रमुख केंद्र थे, में ज्यूरी के साथ उच्च न्यायालय में जानी थी। पिछले कम्युनिस्ट षड्यंत्र मामलों के विपरीत मेरठ के कैदियों की मंशा अपने एजेंडे को यथासंभव फैलाने के लिए न्यायालय का एक मंच के रूप में उपयोग करना था। इस मुकदमे को विश्व भर में प्रसिद्धि मिली, लेकिन श्रमिक वर्ग का आंदोलन इससे कमजोर हुआ, इसलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पहला है कि राजस्व संहिता में फसल के सामान्य उपज के 1/4 से कम होने की स्थिति में भू राजस्व से पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया था और महात्मा गांधी ने गुजरात सभा की अध्यक्षता की, जिसमें इस आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन खिलाफत सत्याग्रह के साथ हुआ था और सभी किसानों के लिए भू राजस्व की छूट के लिए एक समझौता किया गया था। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1, 3, 4 या फिर 2 और 4? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। मतलब पहला और दूसरा जो है वो सही है।
तीसरा और चौथा जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि खेड़ा सत्याग्रह भारत में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण सत्याग्रहों में से एक था। खेड़ा जिले के किसान फसलों की विफलता के कारण अत्यधिक संकट का सामना कर रहे थे और साथ ही भू राजस्व से छूट के लिए उनकी अपील को सरकार नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन राजस्व संहिता में यह प्रावधान किया गया था कि यदि फसल सामान्य उपज की 1/4 से कम होती है तो पूर्ण राजस्व माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए पहला कथन जो है सही था। गांधी जी गुजरात सभा के अध्यक्ष थे और इस सभा ने आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, इसलिए दूसरा कथन जो है वो भी सही है। आंदोलन के दौरान भुगतान करने में सक्षम किसानों को शपथ लेनी थी कि वे गरीब रैयत को हित को ध्यान में रखते हुए भुगतान नहीं करेंगे। जो अन्यथा घबराकर अपनी संपत्ति बेच देते या राजस्व का भुगतान करने का कर्ज लेते, सरकार ने निर्देश जारी किया कि केवल उन्हीं किसानों से कर वसूला जाएगा जो भुगतान करने में सक्षम हो। इसलिए चौथा जो कथन जो है गलत है। चौथा कथन जो है गलत है। ठीक है, और जो खेड़ा सत्याग्रह है यह 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था, जबकि खिलाफत आंदोलन जो था, खिलाफत सत्याग्रह जो था ये 1920 में हुआ था। इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि दोनों अलग अलग पीरियड पर हुए थे। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा एक घोषणा की गई। इस घोषणा में संकेत दिया गया। पहला है कि मजबूत क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ एक संघीय भारत की ओर क्रमिक परिवर्तन, एक अखंडित भारत जिसमें कोई विभाजन या सांप्रदायिक तनाव नहीं होगा, और देश का विभाजन और अनेक स्वतंत्र राज्यों का विखंडन, या फिर सभी समुदायों के लिए समान अधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाला एक संवैधानिक ढांचा। तो इसका कौन सा जो है क्लेमेंट एटली की घोषणा में की गई थी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, देश का विभाजन और अनेक स्वतंत्र राज्यों का विखंडन। क्लेमेंट एटली ने घोषणा जो है 20 फरवरी 1947 को की गई थी। इस घोषणा में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय उपमहाद्वीप से ब्रिटेन की वापसी की अपनी मंशा को उजागर किया। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में है कि 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण की तिथि के रूप में निर्धारित किया गया था। चाहे भारतीय राजनेताओं ने अपना संविधान पर निर्णय लिया हो या ना लिया हो, अंग्रेज जो है 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। यदि संविधान सभा पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं होगी तो सत्ता या तो एक केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित की जाएगी या मौजूदा प्रांतीय सरकारों को सौंप दी जाएगी। रियासतों के संबंध में ब्रिटिश शक्तियां और दायित्व सत्ता के हस्तांतरण के साथ समाप्त हो जाएंगे और ये किसी भी उत्तराधिकारी सरकार को हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे। वायसराय और इसी घोषणा के अंतर्गत ही लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड वेवेल के स्थान पर नए वायसराय होंगे, और इस घोषणा में देश के विभाजन और अनेक स्वतंत्र राज्यों में विखंडन का संकेत दिया गया, जो क्रिप्स प्रस्ताव को उलटने जैसा था। राज्यों के विखंडन को एक बाल्कनीकरण की प्रक्रिया की भी कहा जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही था। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।